बदलते आयाम। परिवार की 2 शादियों में सम्मिलित हो 10 दिन बाद आज सवेरे ही दिल्ली से मेरी वापसी हुई थी। कुछ देर परिवार के साथ बैठ चाय की चुस्कियों के बीच इधर उधर की बातें और शादियों का विवरण देती रही। अचानक याद आते ही पूछ बैठी, हाँ अब तुम बताओ कैसी हुई अनुपम की शादी और बहू कैसी है। एकाएक सब गंभीर हो गए। मेरा बेटा बोला, बड़ा अनर्थ हो गया माँ। शादी के दूसरे ही दिन वीनू की मौत हो गई। दोस्तों के साथ वापस आ रहा था, रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया। इसी से अभी परिवार लौटा नहीं, गांव में ही रुका है। सुना है 13वीं के बाद लौटेंगे। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। हे भगवान, ये कैसा वज्रपात कर दिया हंसते खेलते परिवार पर। अनुपम के पिता तिवारी जी हमारे पड़ोसी थे। 6 व्यक्तियों के परिवार में पति पत्नी सहित एक बेटी, 3 बेटे थे। अनुपम सबसे बड़ा और वीनू सबसे छोटा। जो बच्चे अपनी आंखों के सामने पलकर बड़े होते हैं, उनके साथ हुई अनहोनी को मन स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए मेरा मन बहुत विचलित हो उठा था। कई दिनों तक आंखों के सामने अनुपम, वीनू और तिवारी दंपति के चेहरे घूमते रहे। फिर धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। ये तो जीवन का सत्य है, कोई आए जाए, समय अपनी गति से चलता रहता है, वो कहाँ रुकता है किसी के लिए। 20 दिन बाद जब तिवारी परिवार गांव से वापस लौट आया, तो पड़ोसी होने के नाते मैं उनका दर्द बांटने उनके घर पहुंची। जैसा कि स्वाभाविक था, घर का प्रत्येक व्यक्ति दुख के अथाह सागर में डूबा था। बहुत देर बैठी उनका दुख बांटती, सांत्वना देती और समझाती रही। जब चलने लगी तो पूछा, अनुपम की बहू क्या वापस चली गई? नहीं, उधर कमरे में है, अनुपम की बहन ने उत्तर दिया। वाणी और आंखों में उपेक्षा का भाव छिप नहीं सका, मानो इस सब के लिए बहू ही जिम्मेदार थी। मैं बात को टाल कमरे की ओर बढ़ गई। छरहरे शरीर की एक गोरी उदास लड़की मुझे देख उठ खड़ी हुई। आगे बढ़ उसका हाथ थाम मैंने धीरे से कहा, संयम मत खोना बेटी, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। धीरे धीरे समय घावों को भर देगा, तब सब सामान्य हो जाएगा। मेरे स्नेह तथा अपनत्व भरे स्पर्श का सहारा पा उसने सूनी उदास आंखें मेरी ओर उठाई तो मन द्रवित हो उठा। उन आंखों से झांकती मौन पीड़ा कह रही थी कि वह एक ऐसे सलीब पर टंगी है जहां उसके अकेलेपन की व्यथा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पहाड़ से दुख के समय में, इस नए माहौल में उसके प्रति यह उपेक्षा क्या वांछनीय है। क्या इस समय उसे प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत नहीं? मेरी बात सुन जी, कह उसने पुनः निगाहें झुका लीं। शायद धैर्य की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहती थी। फिर प्रत्युत्तर का लाभ भी क्या था। उन आंखों की मौन भाषा ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैं फिर आने का वायदा कर लौट आई थी। घर तो आ गई, पर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार एक उदास मासूम चेहरा आंखों के सामने आता रहा। रात को बिस्तर पर लेटी तो आंखें मूंदते ही अचानक उस उदास चेहरे के पीछे एक दूसरी वात्सल्यमय सौम्य आकृति आ खड़ी हुई। तब मन स्मृति पटल के अनेकों पृष्ठ पलटने को मचल उठा। कुछ यादें जीवन से इतनी गहरी जुड़ी होती हैं कि समय का लंबा अंतराल भी उन्हें तोड़ या मिटा नहीं पाता। सो मैं 30 वर्ष लंघ अतीत में पहुंच गई। विवाह के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो पाया कि चाची सास के साथ हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा जी की मृत्यु अपनी शादी के 10 वर्ष बाद ही किसी दुर्घटना में हो गई थी। बड़े होने के नाते बाबूजी ने छोटे भाई के परिवार का भार सहर्ष स्वीकार लिया था। चाची जी तभी से पुरानी खानदानी हवेली में रहती थीं। ससुर जी सर्विस में होने के कारण अपने परिवार के साथ कभी कहीं विभिन्न शहरों में घूमते रहते। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार मांझी पर था और अपने बेटे बेटी के साथ चाची जी के 3 बेटों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाल ली थी। हवेली में रह चाची जी ही खानदानी जमीन जायदाद की देखभाल करती। जो भी आमदनी होती उसमें से अपना खर्च निकाल बाकी सब जेठ जी के पास भेज देती। परिवार का कोई भी बड़ा कार्य, शादी ब्याह आदि चाची जी के पास ही जाकर होता। मांझी बताती, चाचा जी की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को आंचल के साये में समेत चाची पति के गम को पी गई थी चुपचाप। मेरी शादी के 2 वर्ष बाद चाची जी के बड़े बेटे के इंजीनियर बनते ही बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी और हम सब 2 महीने बाद गौरव की शादी के लिए चाची जी के पास पहुंच गए। सब कुछ तो बाबूजी को ही करना था, वही तो घर के बड़े बुजुर्ग थे। मांझी चाची के साथ मिलकर बड़े उत्साह से सब इंतजाम देख सुन रही थीं।
चाची जी का उत्साह देखते ही बन रहा था। कभी कभी हंसकर बातों बातों में कहती, देखो भाई, रानी बहू, अब जेठानी बनी हो तो तुम्हें ही समझाने सिखाने होंगे देवरानी को अपने घर के संस्कार आदि। मैं भी हंसकर उत्तर देती, आप चिंता न करें, बड़ी बनी हूँ तो बड़प्पन निभाना ही होगा। यूं ही हंसी खुशी के बीच बारात जाने का दिन भी आ गया। बारात बस द्वारा आगरा से देहरादून जानी थी, सो भोर में ही मंगल गीतों के बीच बारात ने प्रस्थान किया। दिन मांगलिक रस्मों और रात हंसी ठिठोली और नृत्य संगीत में बीत गई। दूसरे दिन सवेरे ही मेरे पति का फोन आया, विवाह भली भांति संपन्न हो गया। बारात शाम 4-5 बजे तक घर वापस पहुंच जाएगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रात्रि जागरण की थकान और आलस्य भूल नई बहू के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं। चाची जी के चेहरे से तो खुशी छलक छलक पड़ रही थी। बार बार दृष्टि घड़ी की ओर उठ जाती, मानो समय बीत ही नहीं रहा। किसी तरह शाम के 4 बजे और अब जरा सी आहट पर सभी की निगाहें द्वार की ओर पहुंचने लगी। धीरे धीरे 5, 6, 7 और फिर 8 भी बज गए। अब सबकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिर इतनी देर कैसे हो रही है? कहीं रास्ते में बस तो खराब नहीं हो गई? शायद रास्ते में चाय नाश्ते को रुके हों और मस्ती में समय का ध्यान ही न रहा हो, पर इतनी देर तो नहीं करनी चाहिए थी। जितने मुंह उतनी ही बातें, सब अपनी अपनी बुद्धिनुसार कह रहे थे। रात 9 बजे फोन आया, बस के साथ चल रही कार का एक्सीडेंट हो गया है, देर से घर पहुंचेगी। सबके चेहरे फक पड़ गए। चाची जी का रंग पीला पड़ गया, मानो शरीर से एक एक बूंद खून निचुड़ गया हो। वह पलटी और पूजा गृह का द्वार बंद कर लिया। पर हाय रे विधाता, तू न पिघला एक माँ की कातर पुकार पर भी। रात 2 बजे गौरव का निर्जीव शरीर ले बारात वापस लौट आई। सबके पीछे उतरी थर थर कांपती भी थेरनी सी नई बहू। आंखें फाड़े विस्फारित नेत्रों से पति के निर्जीव चेहरे पर दृष्टि गड़ाए, लाल जोड़े में वो नवविवाहिता चुपचाप आ खड़ी हुई। पर आरती का स्वागत थाल संजोने वाली सास पूजा गृह का द्वार बंद किए बैठी रही। कैसा हृदय विदारक दृश्य था। बहुत पुकारने पर भी चाची जी बेटे के अंतिम दर्शन को भी बाहर नहीं आई। 4 दिन पूजा गृह यूं ही बंद रहा। तब 5वें दिन ससुर जी ने द्वार पर जाकर पुकारा, छोटी बहू दरवाजा खोलो। कुछ क्षण बाद द्वार खुला। भावहीन मुख और सूनी आंखों के करुण क्रंदन को सहने का ताव किसमें था भला। बूढ़े जेठ छोटी बहू के सिर पर हाथ रख रो पड़े। सांत्वना के शब्द तो मानो चुक गए थे। द्वार तो खुल गया था पूजा गृह का, किंतु चाची बाहर नहीं आई थी। वही चटाई पर आंखें मूंदे पड़ी रहती, ना खाना न पीना। मंजी जब बहुत जोर गाती तो कभी चाय कभी नींबू पानी ले लेती बस। उधर नई बहू उमा का हृदय रिश्तेदारों और आने जाने वालों के गले सवाल में कहे व्यंग्य पढ़ने से छलनी होता रहता। फिर वो पत्थर बनी सजल नेत्रों से पृथ्वी को निहारती चुपचाप बैठी रहती। 8 दिन यूं ही बीत गए। उस दिन उमा के पिताजी ने उसे वापस ले जाने का प्रस्ताव रखा तो मुझे चाची जी से पूछने भेजा गया। बड़ी हिम्मत जुटा मैंने चाची से पूछा तो एक वाक्य में उत्तर मिला, अभी नहीं, 13वीं के बाद। 13 दिन कैसे काटे बताना बहुत कठिन है। 13वीं के दूसरे दिन सवेरे जब मैं चाची जी के लिए चाय लेकर पहुंची तो वे बैठी थी, किंतु सूजी लाल आंखें बता रही थी कि वे रात भर सो नहीं पाई हैं। प्याला हाथ में था, मैं थके स्वर में बोली, बहू रानी, अब मुझमें तो शक्ति नहीं है। जेठ जी, दादी, सुमति जी और नई बहू को यही लिवा लाओ। माँ जी सबको ले चाची के पास पहुंची है। सब नीचे बिछे फर्श पर ही बैठ गए। 10 मिनट बाद मौन तोड़ चाची जी का सहज स्वर भरा, समधि जी। बेटों के बड़े होते ही माँ बाप अपने बुढ़ापे को खुशियों से सराबोर समझने लगते हैं। पर क्या सभी के सपने और कल्पनाएं साकार रूप ले पाते हैं? कुछ ऐसे अभागे भी हैं संसार में जिनके सपने रेत की नींद की भांति बिखर जाते हैं, किंतु मैं उन्हें बिखरने नहीं दूंगी। जो खो चुकी हूँ उससे अधिक खोने की हिम्मत अब मुझ में नहीं बची है। उमा हम इस घर की बहू है, आप लेकर जा रहे हैं, पर जब हम बुलाए भेज दीजिएगा। कक्ष में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें गंगा जमुना बनी थी और चाची जी की सोनी आंखों में न जाने कैसा दुर्भाग्यपूर्ण लेखनी श्वास भरा था। एक क्षण का बीच हुआ कि पिता बोले, नीचे पैर पकड़ ले अपनी बेटी जैसी सासे लाके। मेरी समझी
सिर्फ नहीं रहने दीजिए, मन तो गिरी नहीं है, उसे नहीं और सास जैसे विश्लेषण में मत बांधो। चलते समय भविष्य के प्रति आश्वस्त बड़े सासू माँ को पैर आंसुओं से डूबती रही और वे अपने आंसुओं को अकेले लेती उसके सर पर लक्ष्मी के हाथ फेरती रही। आप मातृत्व में मीठे गंदी स्थिति इस निगाह को देख सकते रही थी। तो वचन उनका गिरवाएंगी और फिर वो पराधा अपने क्रूर कृत्य का। तो माँ पिता के साथ बेटे स्थिर हुए थे। चाची का दूसरा पिता सौरभ अकेले पुरुष से पैसा खरीद कर जा रहा था। सौरभ नए विचारों का सीखने हुआ युवक था। उसके विचार से उन्हें निर्दोष थी। हर समय के लिए बेटी की गौरव का भाग्य जो ईश्वर की यही से भी अपनी कमाई लेता रहेगा। माँ की आज्ञा मानकर बुराई के राजी हो गया। 100 वर्ष बाद सौरभ की ट्रेनिंग पूरी होते ही एक साधारण समारोह में सौरभ वहाँ परिवेश सूत्र में बंद से घूमने लग गई थी। एक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। ईसाइयों ने रूढ़ियों को अंधविश्वास के जगह पर इतना सशक्त साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा चाची जी के मन में आई कहाँ से? वह धीरे धीरे उल्टा लिखी होती गई और ऐसा सभी नजर दिया कि प्रधान आवाज होती। हर परिवार में बेटी बहू की ढाई नहीं। इस शादी के बाद कभी किसी ने गौरव का नाम उनके मुंह से नहीं सुना। कभी जिक्र जाता तो वह मुंह से छूट जाता। कभी कभी उतनी क्षणों में शायद गहरे उनकी मुद्दा को जब जोर जाता तो उनकी बेटी हवा से दूर उठती। ऐसा समय कभी कोई पूछ लेता कि यह मुद्दा था। ये सहजता से कह देता शायद आखिर कुछ दिन गए हैं। दिनेश देव और वह बेटा वो बोलते कि उनकी आंखों में शक्ति बढ़ रही थी। बेटी की दोनों को देखती धरती दुनिया की सभी और सत्ता रेखा के सामने बैठे तो लड़ रही थी। स्वास्थ्य बढ़ता जा रहा था और 3 वर्ष बाद अपने दम को बदलने से जल्दी दादाजी खोलने और यात्रा पर चले गए। मौत की खबर पर नीचे लिखा था शरीर अच्छा है इतना लाश बोलने मुक्ति की मेरी खेती को हमारे 16 वर्ष सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। एक बेटी बेटी के साथ छोटा सा सुखी परिवार है उनका। सासू माता से होती है यहाँ की आंखें भीग जाती है। और बच्चे इतने देर के अपने बेड और डर समझ लोगों को किसी गहरे इंद्रिय कोठा में दफन कर दिया। ऐसी महान उन्होंने लोगों की स्मृति और संजय के सजोर गई रही कहानी की मस्तक भी बैठ हो जाता है। और इतनी शक्ति और हिम्मत सभी में होती तो आज रिपोर्ट की वजह जैसे अनेक वस्तुओं को लेकर दोषी माना जाता समाज में जैसे करते